नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। मोदी 3.0 का मंत्रिमंडल तैयार है। कल आपने देखा था कि किस तरीके से कैबिनेट जो पोर्टफोलियोज हैं उनका एलोकेशन हो गया है और जो टॉप 4 मिनिस्ट्रीज हैं वो अभी भी बीजेपी के पास ही हैं। कहने को ये मिली जुली सरकार है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ बीजेपी अपने हाथों में रखना चाह रही है और घटक दलों के हाथ में कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी आपने देखा कि जो महाराष्ट्र के जो उनके मुख्य घटक दल हैं, अजीत पवार की पार्टी, एकनाथ शिंदे की पार्टी, उन लोगों की पार्टी से ही लोगों ने ये कहा कि उनको कैबिनेट बर्थ्स नहीं मिली हैं। उसको लेकर उनके मन में गुस्सा था, उन्होंने इस गुस्से को जाहिर भी किया। अब ऐसे में किस तरह से ये सरकार चलेगी, अभी महाराष्ट्र के चुनाव भी हैं, बहुत सारी बातें हैं और इस पर हम बातचीत करेंगे। इस समय हमारे साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत जी हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो जो पहला सवाल है वो यही है कि मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, जिस तरीके से विरोध के सुर आप देख रहे हैं एकनाथ शिंदे की तरफ से, जो श्रीरंग बारने हैं, जो उनके मुख्य सचेतक, उन्होंने इस बात को कहा कि कैबिनेट बर्थ नहीं उनको मिली है। उसी तरीके से प्रफुल्ल पटेल ने अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए और ये बोला गया उनको कि अभी आगे देखेंगे कि क्या होगा। इस चीज को आप, इस डेवलपमेंट को कैसे देखेंगे सर? नहीं, हम ये डेवलपमेंट मानते ही नहीं। सबसे पहली बात है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो सरकार बनी है उसमें चाहे एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, उनको ये बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री बनाया या डिप्यूटी सीएम बनाया। ये डर कर भागे हुए लोग हैं। जो लोग डर कर भागे जाते हैं किसी और देश में, आपको पता होगा, वो वहां आश्रय लेते हैं कि हमें बचाइए, मैं भाग कर आया हूँ, वहां की सरकार मुझे जेल में डाल देगी। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, ये तो इनके प्रेशर में है, इनके ओब्लाइज में है कि उनको केंद्र में मंत्री पद मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग बातें करेंगे, बोलेंगे, सब ठीक है। देखिए प्रफुल्ल पटेल के ऊपर तो ईडी का केस चल रहा था सबसे बड़ा। वो भी दाऊद के साथ रिश्ता है, दाऊद के साथ प्रॉपर्टी खरीदी कर ली, इकबाल मिर्जा के साथ प्रॉपर्टी खरीदी कर ली। अब उनकी 150 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने रिलीज कर दी। उससे बड़ा उनको क्या फायदा ये चाहिए? हाँ, मंत्री पद तो बात की बात है, उन लोगों ने मिनिस्ट्री। स्टेटमेंट ऐसा क्यों दिया? प्रफुल्ल पटेल ने भी स्टेटमेंट रिलीज किया, एकनाथ शिंदे की पार्टी से श्रीरंग बारने ने भी बोला। आप कह रहे हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता अगर उनको कैबिनेट मिले या ना मिले? ये उनके आश्रित है। ओके। ये उनके आश्रित है। ये ज्यादा बात नहीं, गुलाम होता है, गुलाम ज्यादा बात नहीं करता ना। बस एक बार थोड़ा बहुत फड़फड़ कर लेंगे और क्या कर सकते हैं। वहां से आंख ऊपर कर ली मोदी या शाह ने तो चुप बैठेंगे। हिम्मत है क्या वो लोगों ने? कुछ नहीं है। 6-7 एमपी है शिंदे के, 1 एमपी अजीत पवार का है। और क्या देना चाहिए? मुख्यमंत्री पद मिला है, महाराष्ट्र में मंत्री पद मिले हैं, कैबिनेट मिले हैं सबको। हाँ, सबके ऊपर से जो केसेस थे सीबीआई के निकाल दिए हैं। और क्या चाहिए लोगों को? इसीलिए तो पार्टी छोड़कर तोड़कर चले गए ना ये लोग। लेकिन और क्या चाहिए? आपको लगता है कि ये लोग वापस आने की कोशिश कर सकते हैं? मैं बात कर रही हूँ एकनाथ शिंदे की, क्योंकि बीच में ये चर्चा चल रही थी कि शायद वो उद्धव ठाकरे के कैंप में वो वापस आना चाहेंगे, उनके लिए एक अपमान है। तो आप लोग क्या उनको क्या आने देंगे? आप एक्सेप्ट कर लेंगे एकनाथ हमारा शिंदे? ये क्या धर्मशाला है क्या खुली हमने? ये क्या बेगर्स होम है क्या कि जो पार्टी को लात मारकर, जूते मारकर चले जाता है उसको वापस पार्टी में ले लो? जिस दिन हम लोग ये करेंगे हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। जिस 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 संकट के घड़ी में लोगों ने हमको साथ दिया है, शिव सैनिकों ने हमको साथ दिया है, हम उनको क्या मुंह दिखाएं? हम उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये काम हमारे से नहीं होगा। ये शिंदे को वापस लो या जो बेईमान लोग हैं उनको वापस लो। आप खत्म हो गया, दरवाजे बंद है। आप आपके घर में सुखी रहिए, आपका संसार आप करिए, हम देख लेंगे। हमारी पार्टी नई पार्टी है, जरूर नई पार्टी, नया सिंबल, नई पार्टी हम चला रहे और हम बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हमने नरेंद्र मोदी को रोका है ना। 30 सीट्स हमने जीत ली है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे कितना भी आकर रिक्वेस्ट करें, उनके लिए या उनके सांसदों के लिए दरवाजा बंद हो गया है उद्धव ठाकरे का? क्या करना है, जरूरत नहीं है ना।
उनके सिवाय पार्टी चल रही है ना, किसी के लिए पार्टी क्या रुकती है क्या? इतनी बड़ी पार्टी है, बाला साहब ठाकरे जी की विरासत है, जनता साथ है हमारे। चाहे फिर शरद पवार साहब की पार्टी हो, अजित पवार चले गए, क्या पार्टी रुक गई? शरद पवार साहब ने 8 सांसद चुनकर लेके आए, लोगों ने बता दिया कौन असली है कौन नकली है, तो उससे ज्यादा क्या चाहिए हमारे को? संजय जी, मैं महाराष्ट्र की ऐसे पॉलिटिक्स में जी जी ऐसे हाँ हाँ एकनाथ बोलिए। शिंदे आते हैं चले जाते हैं, पार्टी पार्टी की जगह पर रहती है। उससे पहले भी हमारे पार्टी से नारायण राणे चले गए, छगन भुजबल चले गए, लेकिन पार्टी तो है। ये पार्टी थोड़ी नेता ने बनाया, पार्टी तो कार्यकर्ता बनाते हैं। वो कार्यकर्ता शिवसैनिक जो बाला साहब ठाकरे ने बनाए हैं, लाखों की संख्या में तादाद में, गांव गांव में, घर घर में लोग आज भी है, वो हमारे पार्टी मजबूती से खड़ी करने के लिए तैयार है और कर दी है, शुरुआत हुई है। मैं महाराष्ट्र की राजनीति पे बाद में आती हूँ, लेकिन पहले कल जो एक कमेंट आया या ट्वीट था उद्धव ठाकरे का, जब मंत्रिमंडल का जब ये मंत्रियों के पोर्टफोलियोज का एलोकेशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो घटक दल हैं एनडीए के अंदर उनको कुछ मिला नहीं है, और उन्होंने सचेता सबको कि देखिए पार्टी आपकी टूट जाएगी या मोदी सरकार पार्टी को तोड़ देगी, और कोशिश यही होगी कि जितने भी घटक दल हैं उनको तोड़ दिया जाए, चाहे वो टीडीपी हो चाहे फिर जेडीयू हो। आपको क्या लगता है कि मोदी जी का अगला गेम प्लान क्या होगा? बीजेपी का अगला गेम मोदी प्लान जी क्या का होगा? मोदी जी का अमित शाह का प्लान यही होता है, तोड़ मोड़ कर सरकार बनाओ, डिवाइड एंड रूल। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात का तो यही काम है, तोड़ो फोड़ो झोड़ो आओ राज करो। आप देखिए कैबिनेट का जो गठन हुआ है उसमें नीतीश कुमार के पार्टी को क्या मिला है, चंद्रा बाबू के पार्टी को क्या मिला है? इतना उनका सपोर्ट है, दो बड़े बड़े सपोर्टर्स है ये, एक के पास 16-18 है, हाँ, चंद्रा बाबू के पास उनके 16 है, उनके और एक घटक दल के 2 है, 18 है। नीतीश बाबू के पास भी 12-13 लोग हैं। अगर ये लोग समर्थन नहीं देते तो मोदी जी तीसरी कसम ले सकते क्या, तीसरी शपथ ले सकते क्या? नहीं ले सकते। लेकिन अपने जो सहयोगी है उनके साथ जिस प्रकार से व्यवहार करते आए हैं पहले भी, वो आज भी कायम है। जो व्यवहार शिवसेना के साथ किया, जो 25 साल हम उनके साथ रहे, जो व्यवहार हमारे साथ किया, वही व्यवहार है तेलुगु देशम और जेडीयू के साथ करेंगे। आप देखिए उनकी पार्टी तोड़ देंगे। नहीं, लेकिन और संजय जी, लेकिन टीडीपी की तरफ से कोई बहुत ज्यादा विरोध या जेडीयू की तरफ से भी नहीं आया, तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों पार्टीज भी किसी न किसी दबाव में हैं? आपने क्योंकि एकनाथ शिंदे के लिए कहा कि भाई ये लोग आश्रित है, गुलाम है बीजेपी के, इस वजह से ये लोग नहीं बोलेंगे, इनको मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन जेडीयू जेडीयू में टीडीपी बगावत का हो जेडीयू में बगावत हो सकती है, मैं पहले कहता हूँ ओके। जेडीयू में बगावत हो सकती है। और आंध्र प्रदेश का जो मैंडेट है, जो मिला है, अगर चंद्रा बाबू मोदी जी के साथ ऐसे ही बैठते रहेंगे तो आंध्र का जो मैंडेट है उनके खिलाफ जाएगा आने वाले दिनों में। लोग नहीं चाहते कि मोदी जी की सरकार बने या मोदी प्रधानमंत्री बने, ये दूसरी बात। और हम चंद्रा बाबू जी को बहुत क्लोजली जानते हैं। चंद्रा बाबू एक ऐसे व्यक्ति पर्सनालिटी है, वो ज्यादा दिन तक मोदी जी के या अमित शाह को सहन नहीं कर सकेंगे, जरूर निर्णय लेंगे, हमें मालूम है। लेकिन आपको एक कारण, आप तो बहुत क्लोजली चीजों को देख रहे हैं होता हुआ, खुद भुक्तभोगी है आपकी पार्टी, आपको क्यों लगता है कि जो 4 टॉप पोर्टफोलियोज हैं वो अभी भी मोदी जी के गिरफ्त में ही हैं, चाहे वो होम हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे एमईए हो, और ये सारे पोर्टफोलियोज बीजेपी ने अपने पास ही रखे हैं, बात जबकि ये ऐसी है कि खबर आई थी मैं ये कि मैं बीजेपी ये चाहती मानता थी। हूँ कि हम्म, प्रधानमंत्री के पास फिनांस और एमई विदेश मंत्रालय होना चाहिए। जो जिस 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 पार्टी का प्रधानमंत्री होता है उनके पास ये होना चाहिए। लेकिन चाहे गृह मंत्रालय हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, ये जब गठबंधन की सरकार पहले भी बनी है देश में, तो ये प्रमुख पोर्टफोलियो अपने जो सहयोगी साथी है उनको मिला है। अब ये जो अ, मुलायम सिंह यादव डिफेंस मिनिस्टर बने थे, आपको मालूम है, हम्म, गठबंधन की सरकार में। बिल्कुल। इंद्रजीत गुप्ता गृह मंत्री बने थे, गठबंधन की सरकार में। जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर बने थे, गठबंधन की सरकार में। और जब हम उनके साथ काम करते तो हमारे पास भी कॉमर्स था, ऊर्जा मंत्रालय था,
ऐसे बहुत से प्रमुख मंत्रालय हमारे पास भी थे, शिवसेना के पास भी थे, इंडस्ट्री हमारे पास थी, कभी रेलवे हमारे पास था। हाँ, रेलवे कभी नीतीश बाबू के पास भी था, लालू जी के पास भी था। तो ये जो मंत्रालय है, डिफेंस या होम या वित्त मंत्रालय या विदेश मंत्रालय छोड़कर, यह अगर आप अपने सहयोगी को देना चाहिए, और बड़ी पार्टी है, लेकिन नहीं मिला। उसका मतलब है उनके विचार में कोई ना कोई खोट है, दिमाग में कुछ चल रहा है। लेकिन क्या चल सकता है, क्योंकि ये तो एक आत्मनिर्भर सरकार है नहीं। ये तो मोदी जी को भी पता होगा कि अगर टीडीपी और जेडीयू नहीं होंगे तो उनकी सरकार चलेगी कैसे। तो इतनी जल्दी आपको लगता है कि कोई वो डर्टी पॉलिटिक्स अभी बीजेपी क्या खेलेगी? पर्दे के पीछे क्या डील हुआ है, ये जल्दी आ जाएगा सामने। कुछ ना कुछ डील करने की कोशिश ये लोग करेंगे। अभी चिराग पासवान के पास 5 एमपी है, उनको कौन सा मंत्रालय दिया आप देख लीजिए, क्या है आप ही देख फूड लीजिए। प्रोसेसिंग। हाँ। ये जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता है लल्लन सिंह जी, मुझे लगता है उनको तो मछली वाला मंत्रालय दिया है। क्या बिहार में आखा दिन मछली खानी है क्या लोगों ने? वो लोग रेलवे रेल मंत्रालय मांग रहे थे और कुछ मांग रहे थे। और सीनियर नेता है लल्लन सिंह जी, मुझे मालूम है, मैं पहचानता हूँ, हमारे मीटिंग में आते थे इंडिया गठबंधन के, और बहुत ही सीधे सरल व्यक्तिमत्व है, पर्सनालिटी है, ये सीनियर नेता है पार्टी के। उनको भी कौन सा मंत्रालय दिया है? अभी इस प्रकार से अभी मिस्टर तेलुगु देशम के जो नेता है चंद्रा बाबू, उनके लोगों को कौन सा मंत्रालय दिया है? ना क्या है ये सिविल एविएशन, क्या है सिविल एविएशन में? पूरे एयरपोर्ट अडानी के पास है, एयर इंडिया टाटा के पास है। हाँ, पूरा निजीकरण हो गया है। तो जिस मंत्रालय खोखला है पूरे मंत्रालय, वो सब बांट दिए। बाकी सभी प्रमुख मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे। वो दिखाना चाहते आज भी हम देश चलाएंगे, हम बॉस हैं, लेकिन ये बॉस गिरी नहीं चलेगी। पर संजय जी, लेकिन इसका मतलब तो ये है कि ठीक है, मैंडेट जनता ने इस बार मोदी जी के खिलाफ दिया है, जनादेश मोदी जी के खिलाफ है, लेकिन सब कुछ मोदी जी ने अपने गिरफ्त में रख लिया, ये तो बिल्कुल साफ है। अगर एलाइज को उन्होंने कुछ नहीं दिया है, लेफ्ट ओवर्स दिए हैं, और सब क्रीमी पोर्टफोलियोज अगर बीजेपी के पास ही हैं, और जितने जो टॉप 4 मिनिस्ट्रीज हैं और जो बाकी मंत्रालय जिनका आपने जिक्र किया, तो फिर क्या साफ, ये तो पिक्चर साफ हो गई कि मोदी जी जैसे पिछले 10 सालों में देश को चला रहे थे, अभी आगे भी वैसे ही चलाएंगे, और एलाइज कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, अलायंस कुछ नहीं कर पाएगी, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आपको नीतीश बाबू भी मालूम है, चंद्रा बाबू भी मालूम है क्या चीज है। ये चीज बड़ी है मस्त मस्त, समय आने पर ये क्या करेंगे ये मोदी जी को भी पता नहीं चलेगा। ये मोदी जी से ज्यादा राजनीति में, देश की राजनीति में गठबंधन वाली सरकार चलाने का अनुभव चंद्रा बाबू को भी है और नीतीश बाबू को भी है। तो मुझे पूरा विश्वास है दोनों के कार्य पद्धति पर है, और हम वेट एंड वॉच की भूमिका पे नहीं, हमारा उनसे डायलॉग चल रहा है पहले से। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी नीतीश जी और नायडू जी दोनों से बैकरूम टॉक्स आपकी ऑलरेडी चल रही हैं, हाँ, होनी अभी भी जब वो चाहिए। सरकार में। देखिए, बात ऐसी है कि कल तक हम दोनों एक साथ ही काम करते आए हैं, एक साथ बैठे थे, खाते थे, उठते थे, विचार करते थे, पार्टी बनाते थे, गठबंधन बनाने वाले हम लोग हैं सब। चंद्रा बाबू ने हमारे साथ भी काम किया, हमने उनके साथ काम किया है, नीतीश बाबू भी कल तक हमारे साथ थे। तो एक दूसरे के साथ डायलॉग तो होता ही रहता है। जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितने दिन ये सरकार चलेगी? अभी तो मोदी जी ने एक 100 डेज एजेंडा दिया है, 100 दिन का। उसके बाद अभी स्पीकर की 100 पोस्ट को लेकर ऑलरेडी एक कवायद चल रही है कि टीडीपी कह रही है कि उनको स्पीकर का पद चाहिए, लेकिन अब वो मिलेगा या नहीं मिलेगा उसमें बड़ा संशय है। मुझे नहीं लगता है कि स्पीकर का पोस्ट उनको मिलेगा। अगर ये मंत्रालय की बारे में ये निर्णय लिया है मोदी जी ने कि महत्वपूर्ण मंत्रालय भी अपने साथियों को नहीं देना चाहते, तो बहुत ही सेंसिटिव लोकसभा स्पीकर का पोस्ट वो नहीं दे सकते। उनका ये स्वभाव में नहीं है, मिल बांट कर खाना ये उनके स्वभाव में नहीं है, और कभी नहीं रहेगा। उनका स्वभाव मुझे व्यापारी है। व्यापारी हमेशा दो चीज जानता है, प्रॉफिट एंड लॉस। और खास करके गुजरात का व्यापारी, जहां लॉस है वहां जाएगा नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितने दिन ये चलेगी सरकार? आप तो कह रहे थे कि आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं, आप ऑलरेडी टच में भी हैं नायडू वेट एंड के। वॉच नहीं है। इंडिया गठबंधन का जो आंकड़ा है वो आज भी 242 है, आज भी।
हम 242 है और ये बहुत ही मजबूत आंकड़ा है। 272 का बहुमत 272 का अगर बहुमत है तो आप ये सरकार अगर हम चाहे तो कभी भी उलटफेर कर सकते हैं। ये मोदी जी को भी मालूम है, ये अमित शाह जी को भी मालूम है, ये पूरे बीजेपी को मालूम है। लेकिन ऐसा है कि सरकार बनाई है, उनकी बड़ी पार्टी है, उनके पास आज आंकड़ा है कागज पे। सरकार चलने दो, सरकार चलाने का, गठबंधन का अनुभव लेने दो, हम देखेंगे क्या करना है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर ये सरकार गिरेगी उसके बाद इंडिया अलायंस कुछ स्टेप उठाएगा, लेकिन अपने आप से कोई ऐसा स्टेप इंडिया अलायंस नहीं उठाएगा जिससे कि सरकार गिर जाए या अस्थिर हो जाए। बात ऐसी है कि अपने आप सरकार गिरने वाली है, तो ये पाप हम क्यों लूं सरकार गिराने का। सरकार तो 100% सरकार गिरने वाली है। जहां ये दो बाबू है, नीतीश बाबू और चंद्रा बाबू, वहां सरकार 100% गिरने वाले, हमें इतना पूरा विश्वास है सरकार गिरने वाली है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि अंदर से कोई डील हो गई है, लेकिन अगर डील हो गई है तो फिर डील वाली सरकार गिरेगी कैसे? नहीं, डील हो गई है। डील क्या हो रही है, अब तक डील पूरी नहीं हो गई और ये डील पूरी नहीं होगी। लोगों को मुंह दिखाना है चंद्रा बाबू को, आंध्र की तेलुगु जनता को। ये तेलुगु देशम पार्टी चलाते हैं, तेलुगु देशम, ये तेलुगु स्वाभिमान की पार्टी है। अब बताइए, मुझे मालूम है, और नीतीश कुमार जी को भी ये चुनाव इतना आसान नहीं गया है। तेजस्वी ने एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने खड़ा किया। जरूर तेजस्वी को सीटें कम है, लेकिन उनका वोट परसेंटेज देखिए, बहुत सी सीटें हैं बिहार की जो बहुत कम मार्जिन से तेजस्वी हारे, बहुत कम मार्जिन से। और तेजस्वी को हराने के लिए जिस प्रकार से यंत्रणा का दुरुपयोग किया है, यंत्रणा का, सिस्टम का, वो भी सबको मालूम है। तो ये लड़ाई है, लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई। लेकिन जो अब सवाल उठता है महाराष्ट्र की राजनीति का, महाराष्ट्र में अब किस तरीके से चीजें चलेंगी, क्योंकि आपका एक गठबंधन था जो इंडिया अलायंस के साथ बना, महाविकास आघाड़ी की सरकार, जिसमें कि जो फिगर्स आए हैं, शिवसेना भी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। 21 सीटों में 9 सीटें शिवसेना जीती है और जहां तक कांग्रेस है, कांग्रेस ने 17 सीटें जीती हैं। अब किस तरीके से अलायंस आगे बढ़ेगा जहां तक महाराष्ट्र? कांग्रेस ने 13 सीटें जीती है और एनसीपी ने 8 सीटें जीती है। हाँ, हम सब मिलकर 30 सीटें जीती है, सबने मिलकर। और महाराष्ट्र में हम अगर विधानसभा नवंबर में हो जाएगी, असेंबली इलेक्शन, हम 180 सीटें जीत जाएंगे। 175 180 असेंबली सीटें हम जीत जाएंगे। सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी तब तक अपना जो एक तरीके से उसकी हार है, वो कहीं उस पर कुछ और खेल तो नहीं करेगी? आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र में कौन सा भी खेल नहीं चलेगा। ये खेल खत्म हो गया है। इस राज्य की जनता ने तय कर लिया है बीजेपी को घर में बिठाए। महाराष्ट्र में कुछ नहीं होगा। कल मोहन भागवत का एक कमेंट आया था बड़ा इंटरेस्टिंग, जहां पर उन्होंने कहा कि देखिए जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो कंसेंसस से चलता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दलों को विरोधी ना बताया जाए, उन्हें प्रतिपक्ष के बारे में, प्रतिपक्ष है उनको विरोधी ना कहा जाए। साथ में उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बहुत सारा फेक न्यूज का इस्तेमाल किया गया टेक्नोलॉजी द्वारा, वो चीजें ठीक नहीं है। अब ये आपको क्या लगता है कि मोहन भागवत कोई चुनौती दे रहे थे, या मोहन भागवत ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए अब समय आ गया है कि अब बीजेपी के साथ सुर मिलाना है और आरएसएस का जो और अग्रेसिव एजेंडा है वो आने वाले दिनों में दिखेगा? अभी क्या करते आरएसएस वाले देखेंगे। अगर आरएसएस चाहती तो ये सरकार नहीं बनती, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। आज भी पार्लियामेंट्री पार्टी में आरएसएस को मानने वाला बहुत बड़ा तबका है, मुझे मालूम है। और मैं तो खबरें ऐसी आती है कि आजकल आरएसएस और बीजेपी में कोई ठीक रिश्ता नहीं चल रहा है। जैसे जेपी नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, जैसे ये भी कहते हैं कि आरएसएस इस बार सक्रिय नहीं रहा। तो ये बातें चलती रहती है। अब आरएसएस प्रमुख सरसंघ चालक को अगर ये लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, उनका काम नहीं चल रहा है, तो ये उनका दायित्व है
सरसंघ चालक का कि निर्भय होकर अपनी बातें लोगों के सामने रखे, और अपने जो स्वयं सेवक है, जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनको बताइए कि आप सब लोग पीछे हट जाइए। नहीं ये लेकिन करना चाहिए। जी, नहीं लेकिन आरएसएस का रुख आपको क्या लगता है कि क्या वो मोदी जी को चेतने की कोशिश कर रहे थे, या वो मोदी जी के साथ अब उनको लगता है कि अब कोई चारा नहीं है, मोदी जी की सरकार तो बनी गई, इसलिए हमें मोदी जी के साथ ही चलना पड़ेगा? कल के कमेंट मुझे देख के ऐसा आपको क्या लगता मुझे नहीं लगता ये इस प्रकार की वक्तव्य बार बार पहले भी हुए हैं सरसंघ चालक की तरफ से, लेकिन एक हिम्मत चाहिए। वो अब तक हिम्मत आरएसएस नहीं जुटा पा रही है सीधा हमला करने। आज भी बीजेपी के संगठन में आरएसएस को मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है, क्योंकि बीजेपी को तो आरएसएस ने बनाया है, सबको मालूम है। तो अगर ये सरकार देश के हित में नहीं चल रही है, तो आरएसएस का दायित्व बनता है तो आप इस सरकार के पांव खींच लीजिए, लेकिन हिम्मत दिखाएगी मुझे मालूम नहीं। अब नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे जो लोग हैं, वो तो सीधे आरएसएस से जुड़े हैं, सीधे वो आरएसएस के कंट्रोल में है। लेकिन क्या किसी की हिम्मत है, जो आज देश में मिसयूज ऑफ पावर चल रहा है, करप्शन चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके खिलाफ खुलकर आवाज उठाए और राष्ट्रीय हित की बात करे? नहीं, लेकिन या आपको अब क्यों लग तक रहा है तो कि आरएसएस बोल नहीं पा रहा है? क्या आरएसएस ने बीजेपी या मोदी जी के सामने क्या आरएसएस ने सरेंडर कर दिया है? देखिए, मौका आने पर शायद अलग निर्णय ये लोग ले सकते हैं, चाहे गडकरी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे और भी लोग हैं अंदर। लेकिन आज तो उनको मालूम है कि आज मोदी जी के पास बहुमत नहीं है। मोदी जी पॉलिटिकली वैसे वीक हो गए हैं। वो पुराने वाले मोदी का तेवर अब नहीं दिख रहा है। आप मोदी का बॉडी लैंग्वेज देखिए, अमित शाह का बॉडी लैंग्वेज देखिए। कोशिश जरूर करेंगे दिखाने का, आज भी हम बॉस है, लेकिन वो परिस्थिति नहीं है। उनको मालूम है कभी भी नीतीश बाबू और चंद्रा बाबू हमारे टांग खींच सकते, मालूम है। लेकिन वो दिखाने की दिखावा है कि आज भी हमारे पास वो पावर है, हम किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, हम डेमोक्रेसी का गला घोट सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं है, जमीन की परिस्थिति ऐसी नहीं है। जो यूपी में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, ये बड़े राज्यों में जो हुआ है, उनसे लोग घबरा गए हैं। लेकिन संजय जी, एक चीज और भी है। आपने अभी अमित शाह का जिक्र किया, उनके पास होम है, और होम होने का मतलब है कि जितनी भी जांच एजेंसीज हैं वो अभी भी उनके पास है। तो जिस तरीके की विपक्ष के लिए विच हंटिंग चल रही थी, सबको उठा के जेल में बंद करना या उनके खिलाफ ईडी या सीबीआई भेज देना, आपको लग रहा है कि क्या ये खेल अमित शाह कंटिन्यू कर पाएंगे या मोदी जी इसको कंटिन्यू कर पाएंगे? देखिए, पहले भी क्या, हमको भी जेल में डाला था, हम्म। फिर भी हम बैठे खड़े हैं आकर। हमारे जैसे लाखों लोग हैं। आपको एक जनता ने एक धक्का दिया है, आप 240 में आ गए हैं। इस देश की जनता जो है वो सब देखती है, और भी चुनाव आने वाले हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे मालूम है। मेरा विश्वास है डेमोक्रेसी और जनता के ऊपर। लेकिन जो पुरानी आदत है उससे लोग बाज नहीं आते हैं, और अगर ऐसे ऐसे पर बहुत लोग आए और चले गए, इंग्रज भी चले गए, बहुत लोग आए जुल्म करने वाले और चले गए। ज्यादा दिन नहीं चलता है। नहीं, लेकिन अभी पता ये चलेगा, चीज संजय जी, दो लेकिन ये महीने में चीज पता चलेगा। सारी संजय जी, लेकिन ये डर तो सारी विपक्षी पार्टीज भी इसके बारे में बोल रही है ना कि तोड़-फोड़ का खेल अभी भी होगा, टीडीपी को तोड़ने की कोशिश होगी, जेडीयू को तोड़ने इंडिया की कोशिश। गठबंधन इंडिया इंडिया गठबंधन नहीं टूटेगा। डर है तेलुगु देशम और जेडीयू को, और ये उनको भी पता है, और वो अपना बचाव करने के लिए सरकार तोड़ देंगे। मैं आपको बता, सरकार को ज्यादा दिन नहीं चलाएंगे। जितनी दिन अब सरकार चलाएंगे, उतने दिन उनके जो सपोर्टर्स है उनको खोखला कर देंगे, कमजोर कर देंगे। लेकिन इंडिया अलायंस के सामने अब आपके लिए चुनौती क्या है? ठीक है, जनादेश बहुत अच्छा मिला, आप लोगों की मेहनत दिखी, देखिए, एक जनादेश जो मजबूत विरोधी, एक मजबूत विपक्ष सामने आया है, जो अब तक मोदी जी के सामने एक मजबूत विपक्ष नहीं था। मोदी जी को कभी भी विपक्ष का सामना नहीं करना पड़ा। मोदी जी के सामने पहली बार विपक्ष नेता होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा लोकसभा में, हुँ। और उनके सामने बैठा होगा, चाहे राहुल गांधी हो या चाहे और कोई हो, उनके सामने आंख में आंख डालकर कोई बात करेगा, और उनको मोदी हटा नहीं सकता है वहां से। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। मोदी पार्लियामेंट में आना बंद करेगा। आप देखिए, हुँ। जब एलओपी का चयन होगा,
तो मोदी जी पार्लियामेंट में भी आना बंद करेंगे। नहीं, लेकिन इस बात को आप इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी पार्लियामेंट आना बंद कर देंगे? मुझे मालूम है ये कितने डरपोक लोग हैं, ये आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकते। ये सब पीठ पीछे जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, उसका इस्तेमाल करने के बाद ये लोग मजबूत होते हैं। अगर ये सब चीजें उनके पास से हटा दे तो उनके जैसे डरपोक और खोखले लोग नहीं है। नहीं, लेकिन संजय जी, ये तो कहने की बात है कि आंख में आंख नहीं डालकर बात कर सकते, लेकिन जिस तरीके से जब से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और सबसे वो बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनके लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए ये सरकार पूरा 5 साल चलेगी। तो ये उनके लोग क्या होता है? ये उनके लोग मीन्स क्या है? उनके लोग आप जो बोल रहे हैं उनके ही लोग है ना। ये उनके ही चाटुगिरी करने वाले लोग हैं, उनके ही चमचे हैं। तो चमचे तो इस प्रकार से बात करेंगे। उनके लोग ये भी बोल रहे थे ना 400 पार। हाँ, उनके लोग तो 400 पार की बात कर रहे थे। ये उनके लोग और कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। यही उनके लोग हैं जो मोदी को डुबाएंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो अब मोदी जी का जो अगला गेम प्लान है, और एक उन्होंने खुद ही का रूल एक जो बनाया था कि भाई 75 साल का के बाद कोई पार्टी पोजीशन नहीं होगा, सबको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा। आपको लगता है कि मोदी जी इस चीज के लिए तैयार हैं? ये बात तो मोदी ने कभी अपने शब्द को माना है क्या? दूसरे के लिए मार्गदर्शन है। खुद तो भगवान का अवतार है और भगवान कभी रिटायर नहीं होता है। वो बोलेंगे मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। भगवान कभी रिटायर होता है? भगवान की तो पूजा की जाती है। हम इंतजार करेंगे जब उनका 75 साल पूरे हो गए, तब पूरा देश उनको याद दिलाएगा। आप जाइए झोला लेकर। संजय जी, अब कुछ ही दिन में संसद सत्र भी शुरू हो जाएगा। संसद सत्र शायद जल्दी बुलाने की बात हो रही है। इस बार का संसद दिखने में और फील करने में, क्योंकि 10 साल से एक संसद को देखने की आदत पड़ गई थी जहां पे विपक्षी नेताओं को निलंबित कर दिया जाता था, प्रोटेस्ट चलता रहता था गांधी स्टैचू के सामने, कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। इस बार कैसा होगा विपक्ष आपके हिसाब से, जो अभी संसद का सत्र शुरू मजबूत होगा? विपक्ष होगा, बहुत ही मजबूत विपक्ष होगा। मोदी ने कभी सोचा नहीं था कि मेरे सामने इस प्रकार से इतना बड़ा विपक्ष मजबूत कभी आ जाएगा। मोदी को तो अपने ही जंतर मंतर में रहने की आदत है। मोदी जी को मैं सिर्फ अब इतना, अब पूरा पार्लियामेंट का जो सिटिंग अरेंजमेंट है पूरी बदल जाएगी। अब देखिए 240 250 तक अगर विपक्ष सामने बैठा है तो वहां मोदी जी कहाँ रहेंगे? आप देखिए ये विपक्ष इतना मजबूत है, मोदी जी सामना नहीं कर पाएंगे। वो मोदी जी की आदत भी नहीं है और मोदी जी की क्षमता भी नहीं है। मीडिया का लेकिन रुख आपको क्या लगता है कि कैसा होगा? अभी तक जब संसद में कवरेज होती थी, विपक्ष को दिखाया ही नहीं जाता था। आपको लगता है कि संसद टीवी और जो तमाम जो गोदी मीडिया के लोग हैं, जो अभी तक नहीं बात कर रहे थे जनता की, विपक्ष की आवाज को नहीं उठा रहे थे, उसके क्या आपको एटीट्यूड में कोई बदलाव नजर आएगा? धीरे धीरे तो बदलाव लाना पड़ेगा। जनादेश है, सबको बदलना पड़ेगा। चाहे संसद टीवी हो, चाहे लोकसभा स्पीकर हो, चाहे राज्यसभा चेयरमैन हो, सबको पता होना चाहिए लोगों ने जनादेश दिया है। वो जनादेश लोकतंत्र बचाने का जनादेश है, संविधान बचाने का जनादेश है, लोगों की बात सुनने का जनादेश है। अब ये आपकी जो मस्ती और दादागिरी चल रही थी 10 साल तक, उसके खिलाफ जनादेश है। तो आप वहां चेयर पर बैठकर विपक्ष को खत्म नहीं कर सकते, उनकी आवाज नहीं दबा सकते। इस बार कठिन हो जाएगा सबको। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह की जो मस्ती और दादागिरी थी वो अब बिल्कुल नहीं चलेगी संसद में? सबकी, चाहे ऊपर जो बैठते हैं चेयर पर, वो भी इस तरह से काम कर रहे थे ना। लोकसभा स्पीकर हो या राज्यसभा चेयरमैन की बात मैं करूंगा, कभी ने भी अपना कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं किया है 10 साल में। देश के लिए बहुत खतरे की घंटी थी, डेमोक्रेसी के लिए, जी पार्लियामेंट के लिए। जी, अब आखिरी जो 2-3 सवाल है मेरे, बस वो उद्धव ठाकरे जी और उनकी पार्टी से ही रिलेटेड है कि शिवसेना का और उद्धव ठाकरे का एक समय बहुत बोलबाला था और अभी भी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अलायंस में है अभी। मैं ये सवाल इसलिए नहीं कर रही हूँ कि इंडिया अलायंस
टूट जाएगा या क्या करेगा, वो सब बात नहीं है। लेकिन शिवसेना, उद्धव ठाकरे एज अ पार्टी अपने फुटप्रिंट्स को कैसे बढ़ाएगा? जो आपने परफॉर्मेंस अभी किया है, और हमने ये भी देखा सांगली में क्या हुआ। सांगली में मिस्टर पाटिल के जो बेटे थे वो आए, अब उन्होंने फाइनली कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस की टैली अब 100 पहुंच गई है। लेकिन उद्धव ठाकरे अपनी टैली को कैसे बढ़ाएंगे महाराष्ट्र में, अपने फुटप्रिंट को? बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को जो सक्सेस मिला है उस किसी एक पार्टी का सक्सेस नहीं है। हम तीन पार्टी के नेता, तीन पार्टी के कार्यकर्ता, हाँ, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे, इसलिए ये सक्सेस मिला है महाविकास आघाड़ी को। हर सीट महाराष्ट्र की, सांगली का छोड़ दीजिए, हर सीट में चाहे शरद पवार साहब हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे कांग्रेस के यहाँ के नेता हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे हम सब हो, ये महाविकास आघाड़ी की सीट है, किसी एक पार्टी की सीट नहीं है। नहीं, ये लेकिन सोच हर कर हमने पार्टी का अनुमान तो होता है ना सर कि महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव में कम से कम हर पार्टी अपने फुटप्रिंट को बढ़ाए, और फिर वो बढ़ेगी कैसे? एक दूसरे के ही कंधों पर नहीं, इस बार हमने ये सोचा नहीं कि ये सिर्फ पार्टी का विस्तार। इस बार सबसे पहले हमको हमारा महाराष्ट्र में लक्ष्य था कि यहाँ से ज्यादा सीटें हम जिताकर मोदी जी की टैली कम करें, तो हमने कर दी। अब महाराष्ट्र में जो सरकार है, द गवर्नमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये सरकार जो है शिंदे की, वो पूरी घटना बाह्य संविधान के खिलाफ बनी हुई सरकार है। उनको हटाना हमारा पहला कर्तव्य है। तो हम ये एक दूसरे के साथ सीट शेयरिंग पे झगड़े लड़ाई हमारे में नहीं होगी, और हमने लेकिन तय कर लिया। हाँ, एकनाथ शिंदे का भविष्य आप क्या देखते हैं? अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार आ जाती है, जो कि आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से जीतने की संभावना है, एकनाथ शिंदे का भविष्य क्या होगा? जो केसेस बीजेपी ने बंद किए हैं, फाइल बंद की है, अब वो खुल जाएगी। उनके आधे लोग तो जेल के कगार पर थे, पांव तो जेल में था, वो बचा लिया है ना। वो फाइलें बंद नहीं होती है ना कभी, करप्शन की फाइलें है और कुछ फाइलें है, वो भी है। लेकिन उनको अभी भारतीय जनता पार्टी में विलय करना होगा अपने पार्टी का। पार्टी नहीं बचेगी उनकी। 7 सीटें जीत ली है, कैसे जीती सबको मालूम है। जैसे महाराष्ट्र, मुंबई एक सीट है, 48 सीट से जीत लिया। रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट काउंट करके सीट जीत ली, रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट, इस प्रकार से निर्णय महाराष्ट्र में ये लोगों ने किए हैं। तो ज्यादा दिन तक ये नहीं चलेगी। कोर्ट में मामले चले गए 3 सीट का, तो निर्णय आएगा, विधानसभा में भी निर्णय आएगा। 100% महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। तो वे लोग कहाँ जाएंगे? भागते भागते कहाँ फिरेंगे? उनको कौन बचाएगा? उनको कोई नहीं बचाएगा। लेकिन संजय जी, आपने भी कहा कि सबकी फाइलें खुली हुई हैं, मोदी जी के पास सबकी अगर फाइल है तो मोदी जी को ये पता है कि कौन से नेता की नब्ज कहाँ पर दबानी है। तो ऐसे में तो मोदी जी फिर कहाँ से पावरलेस हो गए? उनकी ताकत किस अंग से किस एंगल से उनकी ताकत कम हो रही है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से कम हो रही है? ठीक है, उनको जनादेश नहीं मिला है, लेकिन जो ताकत एक देश को चलाने के लिए जो ताकत चाहिए और एजेंसीज मोदी चाहिए, कहाँ देश को चला रहे हैं? मोदी देश को नहीं चला रहे हैं। मोदी तो उद्योगपति व्यापारियों को चला रहे हैं ना। अगर मोदी देश को चला होते तो इस तरह से इस देश की डेमोक्रेसी कमजोर नहीं होती। इस तरह से एजेंसी का मिसयूज करके विपक्षों को खत्म नहीं करते। उसको देश चलाना नहीं कहते, उसको अपनी दुकान चलाना कहते हैं। ऐसी दुकानें बंद हो जाती है, नहीं, ज्यादा लेकिन दिन नहीं चलती। उद्योगपतियों का तो अभी भी बोलबाला है। कल भी जब पोर्टफोलियो एलोकेशंस हो रहे थे, तो सबने कहा कि ये तो कॉर्पोरेट्स द्वारा एलोकेट किए गए हैं, और कॉर्पोरेट्स ने ये डिक्टेट किया है कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए। तो ऐसे में तो जाहिर है कि एलाइज को कुछ नहीं मिलने वाला, और कुछ मिला भी नहीं उनको। उसका बारे में मैंने जवाब दे चुका हूँ ना मैं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये चंद्रा बाबू और नीतीश बाबू, मुझे मालूम है क्या चीजें है ये, को मालूम है, सबको मालूम है। सर, अब आखिरी में बस कहूंगी कि मोदी जी को आप क्या सलाह देंगे? ये मेरा आखिरी सवाल है जी। नहीं, मोदी जी किसी का सलाह नहीं लेते, ना मानते हैं। मोदी एक स्वयंभू भगवान है, और भगवान के सामने तो उनके लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं। हम कहाँ उनके भक्त हैं? हम तो उनके प्रधानमंत्री है, तो हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, और क्या है। अगर मोदी जी ठीक से काम करते तो मोदी जी को 25 साल कोई हटा नहीं सकता।
अगर मोदी जी बहुत ही संयम और लोकतांत्रिक तरीके से काम करते देश में, तो जरूर मोदी जी को हटाना मुश्किल था। लेकिन 10 साल में मोदी जी की हालत देखिए, वो अपने पार्टी का बहुमत भी खो चुके हैं और दूसरे के कंधों पर उनकी सरकार बैठी है। ये मोदी जी का हाल है। आपका एक लेटेस्ट ट्वीट मैं देख रही थी जिसमें आपने जीतन मांझी के बारे में कहा कि उन्होंने तो राम को काल्पनिक बताया था और उनको अब एक कैबिनेट या बर्थ मिल गई है। तो जो ये सरकार हिंदू सरकार सरकार बनाने के लिए क्या-क्या कॉम्प्रोमाइज मोदी जी कर रहे हैं। राम को भी भूल गए। राम को हुँ, बदनाम करने वाले, राम को न मानने वाले लोग सरकार में लाए हैं। अब कहाँ गया उनका हिंदुत्व? जो हमको सवाल करते थे ना, ये लोगों ने राम को छोड़ा, ये लोगों ने हिंदुत्व छोड़ा है। आपने क्या छोड़ा? आपने तो सब कुछ हुँ। छोड़ दिया है। नहीं तो हिंदुत्व के साथ आपको लगता है कि अब मोदी जी समझौता कर चुके हैं, उसमें कोई शक नहीं है? डेफिनेटली कर मोदी कभी हिंदुत्ववादी नहीं थे। मोदी हिंदुत्व के व्यापारी रहे, ट्रेडर रहे, हिंदुत्व का व्यापार किया। जिस दिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई और ओडिशा में बीजेपी को सीटें मिली, तो जय श्री राम का नारा छोड़कर जय जगन्नाथ का नारा देना छोड़, हुँ, वहां फायदा हो गया जगन्नाथ की भूमि में, तो जय जगन्नाथ का नारा दे दिया। हुँ। तो ये मोदी जी की फितरत है। लेकिन क्या वो हिंदू-मुसलमान की राजनीति मोदी जी कर पाएँगे संजय जी? अब मोदी जी ने कोशिश तो की लेकिन नहीं हो पाया ना। हुँ, ये चुनाव में मोदी जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं दाद देता हूं हिंदू और मुसलमानों के संयम को। कुछ नहीं हो सका, इसलिए मोदी जी हार गए। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सर।